हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए इसमें हम लोग करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके जो परीक्षा हुई थी 2023 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसमें जितने भी प्रश्न आए थे बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के, इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के सारे प्रश्न करेंगे। और उससे संबंधित जिन प्रश्नों में समझने लायक कुछ चीज़ें होंगी तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इस तरह से 3 वीडियो में, एक में हम करेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान, फिर उसमें करेंगे एक में करेंगे फिजिक्स, और एक में ऐसे ही केमिस्ट्री करेंगे। तो 3 लगभग प्रयास करेंगे कि तीनों वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2023 पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में, मैं आपको सब करवा दूँ। जो भी मेरे भाई बहन नए हैं चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देखिए, कैंसर कोशिकाओं के समूह या गांठ को क्या कहते हैं? सारे 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, मैलीग्रेंट ट्यूमर। मैलीग्रेंट ट्यूमर, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो भी समझाने लायक थोड़ा होगा तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा उसमें, एकदम बेसिक से। अगला प्रश्न है कि व्हिटेकर ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया? तो आपका जो ये टॉपिक है वर्गीकरण वाला, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। मैं भी जब ये देख रहा था पेपर को, स्क्रीनशॉट जहाँ से लाया हूँ आपके पूरे प्रश्न, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वर्गीकरण से पूछे गए थे, प्लांट और एनिमल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, 8th 9th और 10th में की 10th की जो NCERT बुक है ना, उसमें जो भी वर्गीकरण दिया गया है, वर्गीकरण, उसको तो पूरा कम से कम 10 तक पूरा पढ़ लीजिए। NCERT के अंदर ही पूछा जाएगा, तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो NCERT बुक के हिसाब से ही बनते हैं। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं 8th 9th 10th की साइंस की बुक, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि 5 भागों में वर्गीकृत किया था जीव जगत को। तो उनमें आपने, ये कौन थे? व्हिटेकर थे। इन्होंने कब किया था? 1969 में। डेट भी याद कर लीजिए। और कितने भागों में किया था? 5 भागों में। कौन कौन से भाग थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटे और एनिमेलिया, इन 5 भागों में वर्गीकृत किया था। अगला और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये आपका पहला ही नंबर ऑप्शन है, लैक्टोबैसिलस। एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलता है, जिससे दूध के प्रोटीन, जो कैसीन होता है ना, जो दूध में प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे कैसीन बोलते हैं, कम हो जाते हैं और दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। और आपके 8th की NCERT की बुक में पूरा ये लिखा हुआ है, 8th या 9th में। अगला प्रश्न है, राइजोबियम ... पौधों की जड़ पिंडों में रहता है, जैसे सेम और मटर, जिसके साथ इसका सहजीवी संबंध होता है। तो कौन से पौधे होते हैं? वह फलीदार पौधे होते हैं। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन देखिए, पहला नंबर इंग्लिश हिंदी में जो लिखा है, फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, क्या करता है राइजोबियम? राइजोबियम जो होता है एक बैक्टीरिया होता है। ध्यान रखिए, ये भी पूछ सकता है कि राइजोबियम क्या है। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका मुख्य काम होता है फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर, जड़ में रहते हैं। जैसे फलीदार पौधे आपके कौन से हो गए? दलहन वाले ले लीजिए, जैसे चना हो गया, और आपका तुअर, अरहर जिसे बोलते हैं, ये हो गया। तो इन सारे पौधों की जड़ों में रहते हैं, और ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं, ताकि पौधे उसे अपनी वृद्धि के लिए उपयोग कर सकें। और एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा कि पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं ना, उससे क्या बनाते हैं, क्या मतलब किस लिए उपयोग उसका करते हैं? तो प्रोटीन बनाते हैं। उस नाइट्रोजन का उपयोग करके पौधे प्रोटीन बनाते हैं, जो उनकी वृद्धि में बहुत सहायक होता है। तो अगर ध्यान से इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं, तो बात मानिए, आपसे बहुत सारे प्रश्न साइंस के बन जाएंगे। ये जीव विज्ञान का है, मैं फिर केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी वीडियो लाऊंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काकरोच में स्वाद का अंग है? जैसे मनुष्य में स्वाद का अंग कौन सा होता है? जीभ होती है। वैसे काकरोच में कौन सा होता है पूछा है? तो सी नंबर ऑप्शन देखिए, पेल्प्स और एपीफेरिनप्स। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज़ है, इसको रट लीजिए। अगला प्रश्न है, खोज से संबंधित आविष्कार, मतलब खोज। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे कि टीके की खोज किसने की, इसकी खोज किसने की। ठीक है, विज्ञान से संबंधित भी ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे जो आपको NCERT में चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ। NCERT आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, 8th 9th 10th की, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बात मान लीजिए, नहीं एग्जाम के बाद फिर मैसेज में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि सर क्या बोले थे। ठीक है, तो देखिए 1798 में चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो की थी एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज 1798 में की थी।
तो इसमें ज़्यादा समझाने लायक चीज़ नहीं है, क्योंकि टाइम कम बचा है, आपको ज़्यादा प्रश्न करवाना है ना, तो सीधे इसको इस तरह की चीज़ों को याद कर लिया करिए। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है, तो कहाँ से निकलता है आपका? मुख्यतः ये अग्नाशय पैनक्रियाज से निकलता है मानव शरीर में, और थोड़ा सा इसकी मात्रा लार में भी होती है, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो वीडियो जो भी मैं आपको दे रहा हूँ सारे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, और जो भी मैं डिटेल बताता हूँ ना, तो उसको आप लाइन बाई लाइन लिखते जाइए, कुछ भी गलत नहीं बताऊँगा, और उसको 2-4 बार जैसे ही रिवीजन करेंगे ना तो याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक बार में याद कर ले, कम से कम 10 बार 20 बार पढ़ते, तब लोगों को दिमाग में वो चीज़ें छप जाती हैं। बोल रहा है मानव आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कौन सा है? ठीक है, मुख्य स्रोत जो ऊर्जा देता है तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जो मानव आहार में कार्बोहाइड्रेट होता है वो मनुष्य को ऊर्जा देने का काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शर्करा, स्टार्च और फाइबर के रूप में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मानव आँख से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ लाइट में शामिल होते हैं, मतलब फिजिक्स के उसमें शामिल कर दिए जाते हैं, और बहुत सारे बायो में होते हैं। तो ये मानव आँख से संबंधित है, इसलिए मैं इसको बायो वाले, जीव विज्ञान वाले वीडियो में करवा रहा हूँ। क्या पूछा है? लेंस प्रकाश को आँख के पिछले भाग पर नामक परत पर केंद्रित करता है, मतलब किस स्थान पर? सरल भाषा में इसके कहने का मतलब ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है ना, ये पूछ रहा है लेंस जो होता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? जहाँ जाके प्रकाश किरणें मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका? रेटिना में। आपका बी नंबर ऑप्शन देखिए, रेटिना, या इसको हिंदी में दृष्टिपटल बोलते हैं, तो इसमें बनता है। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। एक टॉपिक है 9th में या 8th में, मुझको ध्यान नहीं है, 8th क्लास या 9th क्लास में देख लीजिएगा, साइंस में मानव नेत्र से संबंधित एक पूरा लेसन दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उससे प्रश्न जरूर बनने वाला है, क्योंकि मैं देखा पिछले साल में 2023 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन नेत्र से संबंधित और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो ये पूछी जाती हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो पूरे प्रश्न बन जाएंगे। और अगर मैं आपको डिटेल करवाने लगूँ तो फिर इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, इतने सारे प्रश्न मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा, है ना। तो केवल मैं प्रश्न करवा रहा हूँ जो कि मोस्ट है। अगला देखिए, झींगे और तितलियाँ डैश के कारण एक ही संघ में है, तो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन सही होगा। संयुक्त पैरों की उपस्थिति के कारण इनको एक ही संघ में वर्गीकरण करते समय रखा गया है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा डैश में विभाजित है। तो इस तरह के मतलब जो प्लांट से संबंधित क्वेश्चन है, विभाजन से, वर्गीकी से संबंधित है, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्लांट से संबंधित तो और ज़्यादा पूछे गए थे। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन देखिएगा। और ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ जानकारी सुन लीजिए। ब्रायोफाइटा वह पौधा होता है जो आप जिसको आप काई बोलते हैं ना, उसी को ब्रायोफाइटा बोलते हैं। मतलब वो ब्रायोफाइटा जगत का एक पौधा है। इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जिनको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, वो ऊतक इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला और बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस पोषक तत्व की आपूर्ति जल द्वारा होती है? तो पानी का सूत्र होता है H2O। तो इस सूत्र से आप लोग याद कर सकते हैं, जो जल होता है इसकी आपूर्ति, जो ऑक्सीजन होता है इसकी आपूर्ति जल द्वारा आराम से हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जीव विज्ञान में। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं में के केंद्र में गुणसूत्रों के डैश जोड़े कितने जोड़े होते हैं? तो आपको याद रखना है 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े, मतलब 29 मैंने लिख दिया, 23 जोड़े होते हैं, अर्थात 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। अब थोड़ा सा जानकारी सुन लीजिएगा, 23 जोड़े में मतलब 46 में जो 23 जोड़े टोटल होते हैं, उसमें से 22 जोड़े ऐसे होते हैं जो ऑटोसोम होते हैं, जो शरीर के निर्माण से संबंधित लक्षणों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता का शरीर होता है, बोलचाल, चाल ढाल, है ना, तो उसी तरह से संतान जो होती है उसकी होती है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसको लिंग निर्धारण गुणसूत्र बोलते हैं। वही लिंग निर्धारण करता होगा कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। अगला क्वेश्चन है कि अंडे देने वाले जानवरों को, जंतुओं को क्या कहते हैं? तो आप बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, ओविपेरस, है ना। ओविपेरस हिंदी ये नहीं दिया है, देखिए, इसीलिए इंग्लिश पढ़ना भी थोड़ा ज़रूरी है। अगर हिंदी में अंड प्रजक बोलते हैं हिंदी में। ऐसा क्यों होता है? अंडे क्यों देते हैं जीव? क्योंकि उनके भ्रूण में जो होता है ना, मादाएं देती हैं अंडा, तो मादा के शरीर में भ्रूण का विकास बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसे जीव इसीलिए अंडे देते हैं।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको फ्री में पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए अगला प्रश्न, ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में रह सकते हैं। जैसे काई होती है ना, वो ब्रायोफाइटा समूह का ही पौधा है, ठीक है। मिट्टी में रह सकते हैं लेकिन डैश के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए, यौन प्रजनन के लिए इनको पानी पे निर्भर रहते हैं, ये पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर से संबंधित, बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए निषेचित अंडे के अंदर धागे जैसी संरचनाओं के समूह मौजूद होते हैं। संरचनाओं क्या बोल रहा है, कुछ हिंदी भी सही नहीं लिखता, फिर से देखिएगा। बच्चे के लिंग निर्धारण करने के लिए निषेचित अंडे के अंदर धागे जैसी संरचनाओं में मौजूद निर्देश होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, कोशिका से संबंधित, कार्य में कोशिकाओं की पहली बार 1665 में किसके द्वारा देखा गया था, पूछ रहा है। तो जो रॉबर्ट हुक है, देखिए आपका बी नंबर ऑप्शन में। पूरे ऑप्शन में नहीं ले पाया हूँ स्क्रीनशॉट में, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा पेज में ये प्रश्न आ रहा था, इसलिए नहीं आ पाया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। मैंने एक कोशिका से संबंधित वीडियो बनाया हूँ, उसमें कोशिका के बारे में पूरी चीज़ें मैं बताऊँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो पूछी जाती हैं, तो जाके जरूर देखिएगा चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट विज्ञान की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक। तो कब हुआ था, 1665 में। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। पेड़ की छाल अर्थात कार्क जो होती है पेड़ की छाल में, उन्होंने मृत कोशिका को देखा था। रबी और खरीफ की फसलों के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। निम्न में से कौन रबी की फसल है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रबी का मतलब होता है सूर्य, और रबी का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची एक रबी भी होता है। तो जब सूर्य चमकता है, मतलब जब गर्मी का मौसम होता है, तो कौन सी फसलें काटी जाती हैं, फसल आपकी काटी जाती है गेहूँ। तो गेहूँ ऐसी फसल है जो रबी की फसल है। तो याद कर लीजिए रबी और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट निम्न में से किस बीमारी का पता लगाता है। तो एलिसा टेस्ट आपका एड्स जैसी बीमारी का पता लगाता है, जो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे कि यह टेस्ट किस बीमारी के लिए करवाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद करिए, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको इस वीडियो में करवाऊँगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला ऋतुस्राव यौवन से शुरू होता है और इसे डैश कहा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, रजोदर्शन। क्या बोला जाता है, दूसरे नंबर ऑप्शन में है रजोदर्शन। अगला प्रश्न है कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति निम्न वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। मतलब जिस व्यक्ति का रक्त समूह AB है वो किसको रक्त दे सकता है, तो वो केवल AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों को ही रक्त दे सकता है। जो AB रक्त समूह होता है वो दे तो केवल AB को सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है। मतलब अगर ज़रूरत पड़ गई, आपका रक्त समूह AB है, ठीक है, और आपको लेना है, तो आप किसी से भी ले सकते हैं। और जो O निगेटिव होता है, O निगेटिव, इसको सर्वाधिक रक्तदाता बोलते हैं। सर्वाधिक रक्तदाता मतलब ये सभी को अपना रक्त दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप O निगेटिव है। तो ये प्रश्न सभी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए BCG टीकाकरण की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। जो BCG एक टीका लगाया जाता है, BCG उसका नाम बोलते हैं, बैसिलस कॉलमेट गुरिन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यह किसके रोकथाम, किस बीमारी को रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो यह टीका लगाया जाता है आपका TB ट्यूबरकुलोसिस, TB जो बीमारी होती है उसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिलिरुबिन रंग कैसा होता है। तो पहली बार आप शायद नाम सुन रहे हैं बिलिरुबिन का। यह मानव शरीर में ही पाया जाता है। इसका रंग पीला कलर का होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखिएगा, पहला ऑप्शन सही होगा उत्तर। इसका डिटेल है, बिलिरुबिन एक पीला पदार्थ है जो लाल रक्त कणिकाओं के टूटने से बनता है, ठीक है। और क्या करता है, लीवर इसको क्या बना देता है, लीवर क्या करता है, लीवर इसे पित्त में बदलकर शरीर से मल के जरिए बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब सुनिएगा, यदि बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जैसे बिलिरुबिन है ना, यदि उसका स्तर शरीर में बढ़ जाता है तो त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है, क्योंकि इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। ध्यान रखिएगा, बिलिरुबिन जिसे फिर पीलिया रोग होता है, जिसके कारण बोलते हैं इसे पीलिया हो गया, ये पूरा पीला हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसे कोशिका का सजीव पदार्थ कहा जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव होता है, तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए, उसको कोशिका का सजीव पदार्थ कहा जाता है। तो आप लोग वीडियो वो वाला जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो, सारे मोस्ट चीज़ें मैं बताया हूँ कोशिका वाले में, ठीक है। तो जाके जरूर देखिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कोशिका से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही वेरी मोस्ट टॉपिक है। अगला प्रश्न देखिए, लगभग डैश कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाती है। तो वह कितनी जाती है, वह केवल 10% जाती है। अर्थात मैं आपको समझा दूं, जैसे कोई चीज़ आप खाते हैं, जैसे आप
कोई फल फूल खाते हैं या कोई भी मीट या कि किसी जानवर को पका वका के लोग खाते हैं ना, तो उसमें जितना ऊर्जा होती है, उसमें जितना 100% ऊर्जा अगर है तो उस खाने वाले को कितना ऊर्जा मिलेगी, खाने वाले को केवल उसका 10% ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में। केवल 10% ऊर्जा दूसरों को मिलती है जो उसको खाता है, पूरी ऊर्जा कभी नहीं मिलती। देखिए ब्रायोफाइटा से अभी केवल 15 मिनट का वीडियो हुआ है। ये तीसरा प्रश्न है ब्रायोफाइटा से। डैश डैश को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब होता है जो पानी में भी रह ले और ज़मीन में भी रह ले, जैसे मेढक होता है ना, उसको उभयचर बोलते हैं जीव जगत का। ठीक है, इसमें पादप जगत का उभयचर कौन सा है, ब्रायोफाइटा। आपका जो ब्रायोफाइटा नाम के पौधे होते हैं जगत, ब्रायोफाइटा एक जीव संघ है, बहुत सारे उसमें जीव आते हैं, उनमें जो पौधे आते हैं वो उनको उभयचर बोला जाता है पादप जगत का, क्योंकि वो ज़मीन में भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताया था, काई आप लोग देखे होंगे, है ना, काई होता है, तो पानी उनको इसलिए आवश्यकता होती है प्रजनन करने के लिए, उनको पानी की आवश्यकता होती है, बाकी वो जिंदा तो ज़मीन में भी रहते हैं, इसलिए उन्हें पादप जगत का ब्रायोफाइटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो 639 639 मांसपेशियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, तो इसको याद कर लीजिए। निम्न में से किसे जरायुज कहा जाता है, किस जीव को जरायुज कहा जाता है, तो पहले जरायुज का मतलब समझिए। जरायुज का मतलब होता है ऐसे जीव जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं ना, उनको जरायुज बोला जाता है। तो मुर्गी अंडा देती है तो ये नहीं होगा, छिपकली भी अंडा देती है ये नहीं होगा, लेकिन गाय जो होती है वो सीधे बच्चे को जन्म देती है, तो यही जरायुज जीव है। अगला और बहुत अजीब प्रश्न पूछा गया था, कपास के रेशों को कंघी करके बीज से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को कहते हैं, आपको बी नंबर ऑप्शन होगा, ओटाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, ओटाई। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो मानव बॉडी में जो, ये देखिए 4th ऑप्शन में दिया गया था, नहीं दिख रहा तो अब मैं बोल देता हूँ कि लिरिक्स, इंग्लिश में लिरिक्स बोलते हैं और हिंदी में स्वर यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। आपको NCERT बुक में ये मिल जाएगा, तो इसका उत्तर 4th नंबर ऑप्शन लिरिक्स होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए, स्टेपीज से बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं, जो कान में होती है, कान में, मानव कान में होती है, ये सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की जांघ में, जो होती है जांघ की हड्डी, उसे, जिसका नाम होता है फीमर, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जांघ की हड्डी। खेतों से संबंधित और फसलों से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे मैं इसी वीडियो में शामिल कर लिया हूँ कुछ प्रश्न। देखिए, धान की खेती के लिए निम्न में से कौन सी प्रथा का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है, पहले देखिए धानों के जो बीज होते हैं उनको पहले दूसरे स्थान पर एक खेत में लगाया जाता है। ठीक है, जब वो लगभग थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको पुनः से वहाँ से निकाल के, उखाड़ के खेतों में फिर लगाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, जिनके माध्यम से धान के पौधों को लगाया जाता है। इस तरह के भी बहुत सारे प्रश्न आए थे आपके एग्जाम में। एक कोष्टक में 3 चीज़ें दे देता था, बोलता था इनकी जोड़ी बनाना है। ठीक है, सबसे छोटा पौधा कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा, तो इसमें पहले का हो जाएगा सबसे छोटा पौधा आपका शैवाल। दूसरा कवक होता है गैर हरा पौधा, मतलब ऐसा पौधा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, खुद खाना नहीं बनाता। और बैक्टीरिया जो होता है वो ई-कोलाई होता है। ई-कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो मानव शरीर की बड़ी आंत के भाग में पाया जाता है, जो विटामिन के निर्माण करने में मदद करता है। अब देखिए अगला प्रश्न है विटामिन से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैं आपको अपनी नोट्स के माध्यम से विटामिन का एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो करवा दूंगा। ठीक है, पूछा था विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें से किस पौधे में ग्लूटेन पाया जाता है, तो पहले समझिए ग्लूटेन क्या होता है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आटे को चिपचिपा और लचीला बनाता है। ठीक है, तो यह ग्लूटेन सबसे ज़्यादा आपका गेहूं में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, जौ में पाया जाता है, तो ऐसे अनाजों में पाया जाता है। देखिए सही मिलान करने वाला एक और प्रश्न आ गया कि भोजन दिया है, जल दिया है, संवहनीय ऊतक दिया है, तो इसमें पेड़ों के जो ऊतक है उससे संबंधित मिलान करने के लिए दिया है। भोजन का संवहन कौन करता है, मैं आपको बताया था, फ्लोएम करता है। और जल, जा से जाइलम, जल का संवहन पेड़ में कौन करता है, पौधों में जाइलम करता है। संवहनीय ऊतक कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम को संवहनीय ऊतक मतलब सभी पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधे के पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें संवहनीय ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो इनका जीवन काल बोलते हैं, जीवन काल 120 दिन का होता है। 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद इनमें
ये जाके प्लीहा में ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान या कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है जो कोशिकाओं को अपघटित करता है। अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र में 95% पानी होता है, 2.5% यहाँ बोला है क्या होता है, और 2.5% अन्य अवशिष्ट होते हैं। तो 2.5% डैश बोला यूरिया होता है। अब समझिएगा क्या होता है, 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया होता है, और जो 2.5% बचा वो अन्य अवशिष्ट होते हैं जिसके द्वारा मानव शरीर से बाहर निकलते हैं मूत्र के द्वारा। ठीक है, तो अब ये प्रश्न बनता है कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण मानव शरीर में लीवर में होता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो समझिएगा पहले तो प्लाज्मा के बारे में। जो रक्त होता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है, और 45% में 45% बचा 100% में, तो 45% में लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इस 55% बोल रहा है कि जो प्लाज्मा है 55%, तो साफ साफ उसके पूछने का मतलब है कि प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है? 90% पानी होता है। बाकी जो 10% बचा उसमें आपको प्रोटीन, लवण और हार्मोन्स और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न है कॉकरोच से संबंधित। कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग के छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है श्वास रंध्र। क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र, या रंध्र माने छिद्र होता है, श्वास छिद्र बोलते हैं। फूल से संबंधित पूछा था कि परागकण क्या होता है? तो परागकण पहला नंबर ऑप्शन देखिए, सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो पुष्पों में पाई जाती हैं और उनमें प्रजनन के लिए सहायक होते हैं। अगला और बहुत ही मोस्ट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, पत्तों का हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तों में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण भी होता है, और इसी के कारण पौधों में हरा रंग पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है पत्तियों का रंग, और यह पत्तियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है? तो वह कौन सा जीव है? वह अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। अगला प्रश्न पुनः आंखों से संबंधित है। उम्र के साथ आंखों के लेंस की फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि वो जो पक्षाभि पेशी होती है जो लेंस को पतला और मोटा बनाने का काम करती है ना, जैसे आप लोग दूर या पास देखते हैं तो अपने हिसाब से मैनेज करती है। तो उम्र के साथ साथ वो शिथिल और कमज़ोर हो जाती है, इसलिए वह फोकस नहीं बना पाती। तो उससे क्या हो जाता है? उससे प्रेस बायोपिया हो जाता है। प्रेस बायोपिया नामक रोग हो जाता है। इसको हिंदी में जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि आदमी को, मनुष्य को न पास की वस्तु और न दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देने लगती हैं। अब देखिए पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें संवहनी ऊतक होता है? जो जाइलम फ्लोएम जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी और पोषक तत्वों को ले जाते हैं उन्हें संवहनी ऊतक बोलते हैं। तो किस पौधे में होता है? देखिए ऑप्शन नंबर पहला इसमें नहीं होता, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में नहीं होता, काई में भी नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन देखिए आम, बड़ा वृक्ष है, बड़ा पेड़ होता है, इसमें आम में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया प्रकाश संश्लेषण संबंधित। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे वायुमंडल में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो पेड़ पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। CO2 सूर्य का प्रकाश और जल की उन्हें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फिर वो भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जो मनुष्य को जीवनदायी गैस के रूप में जानी जाती है। जो वायु में उपस्थित होती है, ऑक्सीजन पेड़ों द्वारा उत्सर्जित की जाती है। अगला प्रश्न सरल क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक पशुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री नहीं है? तो दूध भी पशुओं से मिलता है, मांस भी पशुओं से मिलता है, अंडे भी पशुओं से ही मिलते हैं। तो जो ये फल है ये प्लांट्स यानी पेड़ पौधों से मिलते हैं, तो यह पशुओं से नहीं मिलता। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है। आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे गए, निम्न में से कौन क्रमशः शैवाल और जीवाणु का उदाहरण है? तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए लामिनारिया और इकोलाई। ये इकोलाई जीवाणु है और लामिनारिया एक शैवाल है। वीडियो में ऐड कर दिया हूँ। मृत पौधे और जानवर क्या छोड़ते हैं? तो वो छोड़ते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी है, मीथेन गैस। मीथेन गैस मृत पौधों और जानवरों से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न पुनः संबंधित पौधों से, निम्नलिखित में से किस में वास्तविक जड़ें, तना, पत्तियां और बीज होते हैं जिनमें बीज आवरण होते हैं? तो वो होते हैं एंजियोस्पर्म। उन्हें क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं जिनमें वास्तविक जड़ें, तना, पत्तियां और बीज होते हैं, और बीज में आवरण भी होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे।
अगला प्रश्न देखिए, गर्मियों के मौसम में अचार पर उगने वाले फंगस जो सब वाइट कलर के सफ़ेद कलर के फंगस लग जाते हैं, उनका नाम क्या होता है? तो उनका नाम देखिए, सी नंबर ऑप्शन देखिए, माइकोटॉक्सिन होता है जो अचार में फंगस लगते हैं गर्मियों के समय में। अगला प्रश्न देखिए, नेहा की दादी को मोतियाबिंद की सर्जरी की सलाह दी गई है, निम्न में से कौन सा मोतियाबिंद का लक्षण है? तो मोतियाबिंद का लक्षण होता है धुंधली दृष्टि दिखाई देना, मतलब सामने की चीज़ों को धुंधला जब दिखाई देने लगे तो समझ लेना मोतियाबिंद का लक्षण है और मोतियाबिंद की स्थिति शुरू हो गई है, तो आदमी को ऑपरेशन करवा लेना चाहिए आंखों में। तो मोतियाबिंद किस अंग का रोग है? आंखों का रोग है, यह भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, थकान, वजन बढ़ना, चेहरे पर सूजन, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल स्तर, हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित महिलाओं में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण हैं। किस हार्मोन की कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म नामक स्थिति उत्पन्न होती है? तो वह होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण आपको थायराइड जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जो ऊपर जो लक्षण लिखे हैं वो सभी लक्षण आपको शरीर में दिखाई देंगे और ज़्यादातर ये महिलाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक होता है? तो 1 सेकंड के 10वें भाग तक होता है ध्वनि का प्रभाव। इतने देर तक ध्वनि रुकती है कान में, फिर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, मतलब 1 सेकंड का 10वां भाग। अगला प्रश्न है, कवक पारिस्थितिक तंत्र में कौन से रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वह डिकम्पोजर, मतलब चीज़ों को खराब और सड़ी गली चीज़ें और मृत जीव जंतुओं को वह क्या करता है? विघटित करने का काम करता है, ख़त्म करने का काम करता है, डिकम्पोजर करता है, मतलब उनको डिकम्पोज कर देता है जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना हो। पुनः एक रोग से संबंधित प्रश्न आ गया, देखिए, मधुमेह रोगियों को अक्सर अपने शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए रसायन का इंजेक्शन लगाया जाता है। एक रसायन का इंजेक्शन लगाया जाता है। शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो वह हार्मोन है इंसुलिन, पहला नंबर ऑप्शन। और इंसुलिन मानव शरीर में कहाँ से उत्सर्जित, कहाँ से निकलता है, ये भी पूछा जाता है। तो वो पेनक्रियाज अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन नामक एंजाइम हार्मोन निकलता है। जब यह निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो मानव शरीर में जो शर्करा, जिसे शुगर बोलते हैं, उसका नियंत्रण नहीं हो पाता और मनुष्य को मधुमेह या शुगर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में आंख की अक्षमता, मतलब दूर की वस्तुएं किस रोग में स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं? तो दूर की वस्तुएं निकट दृष्टि दोष में स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जिसे मायोपिया बोलते हैं। क्या निकट दृष्टि दोष जब होता है तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल निकट के लिए ये 3 निकट कितने अंक का है? 3 अंक का है। तो 3 अंक का है, तो कितने अंक के नाम वाले लेंस का उपयोग करेंगे? 4 अंक के नाम वाले अवतल लेंस, ठीक है। और दूर कितने अंक का होता है? 2 अंक का होता है। तो उसके लिए कितने अंक वाले लेंस का निराकरण के लिए, उसके रोग को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म नहीं मतलब उसके उपाय के लिए आदमी जब चश्मा लगा लेता है तो वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। 2 अंक वालों के लिए 3 अंक अर्थात ये ट्रिक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों को वर्गीकृत और श्रेणीकरण करने का विज्ञान क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है, पहला ऑप्शन है टेक्सोनॉमी। क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस संबंध में कवक और प्रकाश संश्लेषण साझेदार के बीच पारस्परिक संबंध शामिल है? तो उसे लाइकेन बोलते हैं, जिसे कवक और शैवाल का संबंध स्थापित होता है, जो एक दूसरे को कुछ न कुछ लाभ देते हैं और साथ में रहते हैं, तो उस संबंध को लाइकेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुष और महिलाओं के लिंग गुणसूत्र का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो मेल में पहला नंबर ऑप्शन देखिए, पुरुषों में XY पाया जाता है, जो लिंग का निर्धारण में पुरुष ही करते हैं, और महिलाओं में XX एक ही तरह के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा जोड़ा है? ये सबसे लास्ट वाला 23वां जोड़ा होता है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम और पौधों के बीच परस्पर क्रिया से बनने वाली विशेष संरचना क्या है? तो यह आपकी होती है सहजीविता। क्या होती है? सहजीविता बोलते हैं, क्योंकि जो राइजोबियम होता है वो पौधों की जड़ों में रहता है, तो उसको भी कुछ खाना मिल जाता है वहाँ से, और वो क्या काम करता है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिसको पौधे इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन निर्माण के लिए। तो दोनों का काम होता रहता है, तो उसको सहजीविता संबंध बोलते हैं।
देखिए वर्गीकरण में क्या पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ कौन सा है, तो होता है आर्थ्रोपोडा। क्या है वो होता है सॉरी ए नंबर ऑप्शन सही होगा, मोलस्का। सबसे बड़ा कौन सा है संघ, मोलस्का संघ, जिसमें जीव होते हैं मोलस्का जगत के जीव सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा उसमें जंतु पाए जाते हैं। रोगों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्लाम्बिज्म वह विकार है, वह बीमारी है जो मनुष्य में किसके संपर्क में आने से होती है, तो कौन किसके संपर्क में, जैसे आपको लेड शीशा लग जाता है, शरीर में चोट लग जाती है शीशे से, तो यह बीमारी उत्पन्न होने की संभावना होती है। जैसे लोहे के संपर्क में आने से टिटनेस जैसी बीमारी होती है, वैसे ही कांच या लेड के संपर्क में आने से प्लाम्बिज्म जैसी बीमारी मनुष्य शरीर में उत्पन्न होने लगती है। अगला प्रश्न है एड्स किस विषाणु से होता है, तो एड्स मैंने आपको बताया था पहले ही, HIV से होता है। HIV नामक विषाणु होता है जो एड्स का प्रमुख कारण है। अब पूछा था छाया में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, साइकोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइकोफाइट्स। साइको मतलब आप लोग बोलते होंगे पागल आदमियों को, तो ऐसे पौधे जो छाया में उगते हैं उनको साइकोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है कि जिससे विटामिन डी मिलती है, तो वह क्या है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूरज की रोशनी जो होती है, उससे विटामिन डी सर्वाधिक मानव शरीर को मिलती है। अगला प्रश्न था एड्स बीमारी का पूरा नाम पूछा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए आप लोग, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो बीमारियों का पूरा नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। पुनः एक रोग पूछा है, देखिए इटाई नामक रोग किसके कारण होता है, तो यह होता है आपकी कैडमियम की अधिकता के कारण। कैडमियम एक तत्व होता है, इसकी अधिकता जब शरीर में हो जाती है मानव शरीर में, तो इटाई नामक रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, इसमें गंभीर हड्डी दर्द होता है, गुर्दे की क्षति होती है तथा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। अगले प्रश्न में आरएनए होता है मानव शरीर में। आरएनए का पूरा नाम पूछा था, तो इसका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का पूरा नाम पूछे तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न अब अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा। और क्वेश्चन, निम्न में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है, जैसे मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, उसी प्रकार से किसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो आपका जो मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल से बोलते हैं, इसके भी हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो अलग अलग जीवों के हृदय में अलग अलग तरह के कक्ष पाए जाते हैं, तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो और कुछ प्रश्न ऐसे ही बचे हैं, तो मैं और प्रश्न अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा। तो वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो आपसे सारी चीज़ें आने लगेगी। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।